नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट को मद्देनजर रखते हुए अपन जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस साइकोलॉजी के देख रहे थे। पहली क्लास में अपन ने जो संस्कृत शिक्षा विभाग 2022 पेपर था जो फरवरी 2023 में हुआ था, उसका ग्रुप ए का पेपर देखा था। आज हम जो है उसी परीक्षा का ग्रुप बी का पेपर जो फरवरी 2023 में हुआ था वो देखेंगे और 81 नंबर से 100 नंबर तक जो साइकोलॉजी के पीवाईक्यू हैं उनको देखेंगे, क्योंकि साइकोलॉजी में जो पीवाईक्यू है वो क्या वापस रिपीट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि अपनी सामाजिक विकास की प्रक्रिया में बालक समूह बनाता है, ये अवस्था है, ये कौन सी अवस्था की बालक समूह बनाता है? और इसको हम कहते हैं टोली एज। कौन सी एज? टोली एज। टोलियो में रहता है ना, तो टोली एज भी कहते हैं। तो टोली एज होती है आपकी बाल्य अवस्था। समूह की अवस्था कौन सी होती है? बाल्य अवस्था। और इसके अलावा इसमें समलैंगिक भावना होती है, मतलब समलैंगिक भावना ज्यादा होती है। लड़का लड़कों के साथ जो है समूह बनाता है और लड़कियां लड़कियों के साथ समूह बनाती है, ठीक है। और जो है किशोरावस्था होती है, इसमें भी समलैंगिक भावना जो है ज्यादा होती है, ठीक है। और शेष अवस्था में क्या होता है? नैतिकता नहीं होती, नैतिकता नहीं पाई जाती। नैतिकता का अभाव किस में पाया जाता है? शेष अवस्था में पाया जाता है। तो टोली समूह या समूह बना जो टोली एज या फिर बालक समूह किस अवस्था में बनाते हैं? बाल्य अवस्था में। और समलैंगी भावना पाई जाती है और समलैंगी ही समूह बनते हैं, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्राणी के वांछित व्यवहारों के लिए पुनर्बलन महत्वपूर्ण है। ये निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? देखो यहाँ बात किसकी हो रही है? पुनर्बलन की। तो एक सिद्धांत जो पुनर्बलन से संबंधित है, एक क्वेश्चन आया हुआ भी है, रीट वगैरह में भी आया हुआ है कि कौन सा सिद्धांत पुनर्बलन पर जोर देता है या कौन सा सिद्धांत पुनर्बलन से संबंधित है। और इसका उत्तर होता है क्रिया प्रसूत सिद्धांत। अधिगम का कौन सा सिद्धांत पुनर्बलन से संबंधित है? तो क्रिया प्रसूत सिद्धांत। और क्रिया प्रसूत सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था स्किनर ने। तो इसका भी उत्तर क्या होगा? स्किनर ही होगा, ठीक है। प्राणी के वांछित व्यवहारों के लिए पुनर्बलन महत्वपूर्ण है, ये बात किसने कही? BF स्किनर ने, ठीक है। और पुनर्बलन से संबंधित अधिगम का सिद्धांत क्रिया प्रसूत सिद्धांत, और ये भी किसने दिया हुआ है? स्किनर ने। तो इससे उत्तर आप पता लगा सकते थे कि इसका उत्तर क्या होगा? स्किनर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अधिगम धीरे धीरे होता है, न कि अंतर्दृष्टि युक्त, ठीक है। अंतर्दृष्टि युक्त का मतलब हो गया अचानक होना, ठीक है। क्या होना? अचानक होना। तो कहना क्या चाहता है ये कि अधिगम क्या होता है? धीरे धीरे होता है, अचानक नहीं होता। ये बात किसने कही? तो देखो परिभाषाओं के क्वेश्चन जितने कम आए उतने फायदा, लेकिन जो ये दो परिभाषाएं आई है ना इसमें, इस पेपर में, वो इतनी हार्ड नहीं है। ऊपर वाला पुनर्बलन क्रिया प्रसूत से पता लगा सकते थे कि स्किनर ने कहा होगा। और यहाँ पर जो है आप धीरे धीरे, जब ये ना, ये बहुत फेमस परिभाषा है कि अधिगम धीरे धीरे होता है, और ये बात कही हुई है थांडाई की। किसकी? थांडाई की। और अंतर्दृष्टि मतलब होता है सूझ, ठीक है। अचानक कोई चीज सूझ जाती है ना आपको कि यार ये कर लेता हूं, अचानक कुछ होता है, ठीक है। और सूझ का सिद्धांत किसने दिया? जो अंतर्दृष्टि से संबंधित है। तो सूझ का सिद्धांत दिया आपका किसने? कोहलर ने। किसने दिया? कोहलर ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 नंबर क्वेश्चन देखो, ये आ गया ना क्वेश्चन। 84 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम के प्रवर्तक कौन है? अभी बात करके आए अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम मतलब सूझ का सिद्धांत। और सूझ का सिद्धांत किसने दिया? तो अभी ऊपर पढ़ कर आए, किसने दिया? कोहलर ने। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 1 कोहलर, ठीक है। और ये अंतर्दृष्टि और जो सूझ है ना, ये किससे संबंधित है? कौन से संप्रदाय से? तो ये गेस्टल्टवाद संप्रदाय से संबंधित है। किससे? गेस्टल्टवाद संप्रदाय से। और ये गेस्टल्टवाद जर्मन भाषा का शब्द है। किसका? जर्मन भाषा का शब्द है, ठीक है। और इसका जो जर्मन भाषा में अर्थ होता है समग्र या संपूर्ण कार, समग्र या संपूर्ण, ठीक है। और गेस्टल्टवाद के जनक है मैक्स वर्दिमर। कौन है? मैक्स वर्दिमर। और इनके अलावा एक और है कोफका, ठीक है। तो ये तीन नाम जो है आपके गेस्टल्टवाद से संबंधित है, एक तो कोहलर, एक कोफका और एक वर्दिमर। लेकिन जो अंतर्दृष्टि और सूझ का सिद्धांत है ना, वो किसके द्वारा दिया गया? कोहलर द्वारा। और गेस्टल्टवाद जो है उसके जनक कौन है? वर्दिमर। और इनके साथ कौन थे? कोफका। और गेस्टल्टवाद एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समग्र या संपूर्ण, ठीक है। ये भी आपको ध्यान है रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 क्वेश्चन देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे है? देखो, व्यक्तित्व का 16 व्यक्तित्व कारक सिद्धांत, जिसको हम जो है शॉर्ट में बोलते हैं 16, क्या बोलते हैं? एक मिनट, जिसको हम बोलते हैं 16 PF प्रश्नावली, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर ये भी आ जाए ना कि 16 PF प्रश्नावली किसकी है, या फिर आ जाए 16 व्यक्तित्व कारक सिद्धांत किसका है, तो इसका उत्तर होगा केटल। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या बनता है वो चीज अभी हम जो है डिस्कस करेंगे। देखो 16 व्यक्तित्व कारक सिद्धांत, और शॉर्ट में ये भी लिखा सकता है 16 PF प्रश्नावली, तो ये दी थी RB केटल ने। लेकिन एक क्वेश्चन जो रीट में आया था
क्वेश्चन क्या आया था कि केटल ने जो व्यक्तित्व के कारक है ना, व्यक्तित्व के शील गुणों को कितने भागों में बांटा, शील गुणों को कितने भागों में बांटा, कितने, ये क्वेश्चन आया था रीट में, भागों में बांटा, भागों में बांटा। अब इस क्वेश्चन क्या आया कि केटल ने व्यक्तित्व के शील गुणों को कितने भागों में बांटा। ऑप्शन ऐसे थे, 2, दूसरा 4, तीसरा 16, चौथा ऐसे 4 ऐसे करके, सॉरी 6 ऐसे करके क्वेश्चन था। अब ज्यादातर स्टूडेंट ने क्या किया कि 16 पीए पे प्रश्नावली केटल ने दी, ये पढ़ रखा था, तो इसने सबने 16 उत्तर कर दिया, जबकि इसका उत्तर क्या हुआ, 2 हुआ। कैसे हुआ 2? देखो केटल ने 16 व्यक्तित्व कारक सिद्धांत दिया और 16 शील गुण बताए, लेकिन इन्होंने उनको 2 भागों में बांटा। ठीक है, भागों में कितनों में बांटा, 2 में ही बांटा। ये चीज आप ध्यान रखना कि जो ऐसे क्वेश्चन आ चुका है कि व्यक्तित्व के शील गुणों को केटल ने कितने भागों में बांटा, तो उत्तर 2 होगा, ना कि 16। 16 तो उन्होंने शील गुण बताए, लेकिन 2 भागों में बांटा, जिसमें 2 भाग कौन से थे, एक तो मूल गुण, कौन से, मूल गुण और सतही गुण, मूल गुण और सतही गुण। और मूल गुण को इन्होंने क्या बोला कि ये क्या होते हैं, जन्मजात होते हैं और स्थायी होते हैं। क्या होते हैं, जन्मजात। और सतही गुणों को इन्होंने अर्जित का अर्जित बताया कि ये वातावरण से अर्जित करते हैं। तो ध्यान रखना, भागों में 2 में बांटा, लेकिन शील गुणों की संख्या कितनी थी, 16 थी। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बनती है ये। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है। उससे पहले जो भी चैनल देख रहा है नया, मतलब जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो एक बार जो भी सब्सक्राइबर नहीं कर रखे हैं वो सब्सक्राइब बटन, हाथ नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, जरूर दबाएं। आप जितना सपोर्ट करोगे उतनी अच्छी क्लासेस आपको मिलती रहेगी। और जो सब्सक्राइब कर रखे हैं वो लाइक वाला बटन उनके लिए है, वो लाइक बटन जरूर दबाएं। ठीक है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। अब है जुंग के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार हैं, यहाँ बात हो रही है कार्ल जुंग की। ठीक है, कार्ल जुंग की। तो जुंग ने व्यक्तित्व के 2 प्रकार बताए थे, वो थे अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। ठीक है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। अंतर्मुखी वो होते हैं जो हर बात मतलब कम बोलते हैं, सामाजिक नहीं होते हैं, सारी बातें अपने अंदर ही रखते हैं, तनाव युक्त होते हैं। बहिर्मुखी होते हैं जो अपना विचार सामाजिक रूप से व्यक्त कर देते हैं, अच्छे मिलनसार होते हैं। तो वो आप नाम से ही पता चल रहा है अंतर्मुखी और कौन से होते हैं, और बहिर्मुखी कौन से होते हैं। तो जुंग के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार थे अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि थेमेटिक एप्रेसेप्शन परीक्षण, थेमेटिक एप्रेसेप्शन परीक्षण जिसको कहते हैं टीएटी, और हिंदी में इसका नाम क्या था, विषय अंतर्बोध परीक्षण, विषय अंतर्बोध परीक्षण, अंतर्बोध परीक्षण। और इसको अपन हिंदी नाम विषय, ये विषम नहीं है, विषय। ठीक है, विषय अंतर्बोध परीक्षण, जिसको टीएटी, नाम आपको सिर्फ टीएटी ध्यान रखना है। तो टीएटी वो किस प्रकार का परीक्षण है, तो अपन बहुत बार पढ़ चुके हैं। और साइकोलॉजी की जो क्लासें चला रखी है मैंने रीट वाली दूसरे चैनल पर, जिसका नाम जीवा स्टडी है सिर्फ, और ये जीवा स्टडी टीचिंग एग्जाम है, तो उस पर जो साइकोलॉजी की क्लास चल रही है उसमें भी हम 20 बार चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में। और उसके बाद में अपन ये कलाम के ऑफलाइन टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे थे उसमें भी चर्चा कर चुके हैं। ये होता है आपका प्रेक्षेपी परीक्षण। कौन सा आता है ये आपका प्रेक्षेपी परीक्षण। इंग्लिश में अगर याद रखो तो प्रोजेक्टिव मेथड होता है। ये क्या होता है, प्रोजेक्टिव मेथड। ठीक है, क्या होता है, प्रोजेक्टिव। इसके अलावा जो होता है केटी, बालक अंतर्बोध परीक्षण। ठीक है, बालक अंतर्बोध जो बेलक ने दिया था। और ये आपको पता है टीएटी किसने दिया, तो टीएटी ये आपका दिया था मॉर्गन व मूरे ने। किसने, मॉर्गन व मूरे ने। और इसके अलावा इसमें कितने कार्ड होते हैं, इसमें 30+1 कार्ड होते हैं। ठीक है, 30 कार्ड तो क्या होते हैं, चित्र युक्त होते हैं, और एक कार्ड क्या होता है, खाली होता है। एक कार्ड क्या होता है, खाली होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है टीएटी में कितने कार्ड होते हैं, अगर ऑप्शन में 30 है तो 30 उत्तर करना है, और अगर ऑप्शन में 31 है तो 31 उत्तर करना है। दोनों ऑप्शन में उत्तर, दोनों साथ में नहीं आएंगे ऑप्शन। अगर ऑप्शन में 30 है तो 30 करना है, क्योंकि 30 सचित्र और एक खाली कार्ड होता है, टोटल 31 कार्ड होते हैं। और ये जो परीक्षण होता है ना वो 3 चरणों में किया जाता है, ये भी ध्यान रखना। कितने चरणों में, 3 चरणों में। इंपॉर्टेंट बनता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ईएल थांडाइक ने बुद्धि के जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया वह है। थांडाइक ने बुद्धि के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो इसका जो उत्तर होगा ये ऑप्शन नंबर 2 बहुकारक सिद्धांत। अब थोड़ा सा डिटेल से सबको जान लेते हैं। तो थांडाइक का कौन सा सिद्धांत है, बहुकारक सिद्धांत। अब द्विकारक सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने। किसने, स्पीयरमैन ने। इसके अलावा स्पीयरमैन ने त्रिकारक सिद्धांत भी दिया है। ठीक है, त्रिकारक सिद्धांत भी किसने दिया है, स्पीयरमैन ने। तो स्पीयरमैन के नाम द्विकारक और त्रिकारक। बहुकारक किसके नाम है, थांडाइक के। एक है बहुबुद्धि सिद्धांत। कौन सा है, बहुबुद्धि सिद्धांत। और बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया, गार्डनर ने।
किसने? गार्डनर ने। बात आती है समूह कारक की। समूह कारक सिद्धांत जो आपका दिया थ्रस्टन ने। किसने? थ्रस्टन ने। और फिर आती है एक कारक सिद्धांत, तो ये दिया आपका जो है बिन्ने ने। किसने? बिन्ने ने। तो ध्यान रखना, सबसे पहले थांडाइक ने बहुकारक, ठीक है। एक कारक बिन्ने ने, द्विकारक स्पीयरमैन ने, त्रिकारक स्पीयरमैन ने, बहुबुद्धि गार्डनर ने, समूह कारक थ्रस्टन ने। अपन कंफ्यूज क्या होते हैं कि बहुबुद्धि, बहुकारक, समूह कारक सारे एक समझ लेते हैं, ठीक है। एक कारक, द्विकारक, एक त्रिचापीय भी है, ठीक है, त्रिआयामी भी है। त्रिआयामी किसने दिया है? त्रिआयामी, जिसको जो संरचना मॉडल भी कहते हैं, त्रिआयामी दिया है आपका गिलफोर्ड ने। किसने? गिलफोर्ड ने। इसको संरचना मॉडल भी कहते हैं, गिलफोर्ड। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बहुकारक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। 89 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 89 बोल रहा है कि बुद्धि मापन के लिए बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? ये इंपॉर्टेंट बनता है। किसने किया था? स्टर्न ने, ठीक है। और बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है ना, बुद्धि लब्धि का, बुद्धि लब्धि, जिसका सूत्र क्या है? मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु गुणा 100। तो ये जो है ना, ये सबसे पहले जो किसने दिया था? तो ये टर्मन ने दिया था। किसने? टर्मन ने। और एक स्केल भी है बुद्धि मापन की, वो टर्मन व मेरिल ने मिलकर दी थी, ठीक है। टर्मन व मेरिल ने, ठीक है। तो ये बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है। तो बुद्धि जो मापन के लिए बुद्धि लब्धि जो शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था स्टर्न ने। नाम ध्यान रखना, स्टर्न, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। देखो, इस जो सूत्र अभी ऊपर बताया था उससे ही ये क्वेश्चन होगा कि यदि एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष 6 महीने है तथा मानसिक आयु 18 वर्ष है, तो टर्मन के अनुसार उसकी बुद्धिमत्ता का स्तर क्या होगा? तो अभी अपन बात कर चुके हैं बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि जो है ना, वो क्या होती है? मानसिक आयु। तो मानसिक आयु बट्टा जो है वास्तविक आयु और गुणा 100। तो मानसिक आयु कितनी बताई है? 18 वर्ष, ठीक है। वास्तविक आयु 12 वर्ष 6 महीने, मतलब 12.5 यानी कि 12.5 वर्ष गुणा 100, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे, ऊपर आ जाएगा 0, ठीक है। 125 जो है 25 के पाड़े में 5 बार आता है और ये 4 बार आता है। और इससे जो है आप क्या करोगे? 5 के पाड़े से काटोगे तो 3 बार, बच गए 6, 36। और 36 को 4 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? तो 36 को 4 से गुणा करोगे तो 144 आएगा। कितना आया उत्तर? 144। तो बुद्धि लब्धि कितनी है? 144। और जो 140 प्लस जो बुद्धि होती है ना, वो होती है आपकी प्रतिभाशाली बालक की। किसकी? प्रतिभाशाली बालक की। तो यहाँ कितनी आ रही है? 140 प्लस आ रही है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? प्रतिभाशाली बालक, ठीक है। और औसत बुद्धि कहां से होती है? 90 से 109 के बीच में होती है औसत बुद्धि, ठीक है। 90 से 109 के बीच में क्या होती है? बुद्धि लब्धि। और सीमावर्ती कौन सी होती है? सीमावर्ती होती है आपकी जो है 80 से लेकर 89 तक, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, तो प्रतिभाशाली होगा क्योंकि 144 आ रही है बुद्धि लब्धि। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। 91 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि कोई बालक अपने निष्पादन में श्रेष्ठता को प्राप्त करना चाहता है तो तब उसमें कौन सा अभिप्रेरणात्मक बल कार्य करता है? अगला देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो कई क्वेश्चन क्या होते हैं, क्वेश्चन में ही उत्तर होता है। देखो, यदि कोई बालक अपने निष्पादन में श्रेष्ठता प्राप्त करना चाहता है तब उसमें कौन सा अभिप्रेरणात्मक बल कार्य करता है? तो अब देखो, वैसे तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन इस साइड देखो, अगर आप इंग्लिश वर्जन में आए ना, तो यहां देखो, इफ ए चाइल्ड वांट्स टू अचीव, नाम क्या रहा है? अचीव। तो यहाँ पर अचीवमेंट, मोटिवेशन। उत्तर देखो यहां से कनेक्शन हो रहा है अगर इंग्लिश जो है वर्जन को देखें, ठीक है। तो उत्तर क्या होगा? इसका ऑप्शन 1 होगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, निष्पादन का मतलब होता है उपलब्धि। तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा? उपलब्धि अभिप्रेरणा, ठीक है। शक्ति अभिप्रेरणा हो नहीं सकती, परोपकारिता अभिप्रेरणा हो नहीं सकती, संबंध बनाने की हो नहीं सकती। तो ऐसे भी कर सकते थे, क्योंकि नीचे वाले 3 ऑप्शन तो अपने को पता है, सामने दिख रहे हैं कि कुछ काम के ही नहीं है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उपलब्धि अभिप्रेरणा। तो यदि कोई बालक अपने निष्पादन में श्रेष्ठता को प्राप्त करना चाहता है तब उसमें उपलब्धि अभिप्रेरणा बल कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। 92 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अभिप्रेरणा की प्रक्रिया का प्रारंभ होता है। तो आपको पता है अभिप्रेरणा आवश्यकता से शुरू होती है। आवश्यकता जो है किसको जन्म देती है? आवश्यकता चालना को, जिसको अंतर्नोद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्नोद भी कहते हैं। और इस अंतर्नोद से फिर क्या होता है? इस अंतर्नोद से जो है व्यक्ति क्या करता है? उद्दीपन यानी कि अभिप्रेरक को प्राप्त करता है। तो किससे प्राप्त होती है? आवश्यकता से। ऑप्शन नंबर 3। और ध्यान रखना, अभिप्रेरणा में जो 3 तत्व शामिल होते हैं, आवश्यकता, चालना और उद्दीपन। आवश्यकता मतलब हो गया नीड, इंग्लिश में याद रखें तो। चालना मतलब ड्राइव, और जो उद्दीपन मतलब इंसेंटिव। इंसेंटिव की जगह जो है अगर अभिप्रेरक नाम आए तो क्या होगा? मोटिव।
मोटिव या इंसेंटिव, दोनों इसका शब्द आ सकते हैं। तो उत्तर हो जाएगा आपका आवश्यकता। अभिप्रेरणा की प्रक्रिया जो है आवश्यकता से प्रारंभ होती है, ध्यान रखना। आवश्यकता के बाद में आती है चालना, चालना के बाद में उद्दीपन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। ये देखो 93 नंबर क्वेश्चन तो आराम से हो जाएगा। कक्षा 8 के एक बालक को निम्न में से किस मुख्य विशेषता के आधार पर प्रतिभाशाली कहेंगे? तो प्रतिभाशाली का मतलब हो गया 140 प्लस बुद्धि लब्धि, 140 प्लस बुद्धि लब्धि। तो प्रतिभाशाली का बालक में देखो कौन सा होगा? विविध पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में सहभागिता। तो पाठ्य सहगामी प्रक्रिया मतलब जो पाठ्य मतलब सहगामी प्रक्रिया हो गई कि शैक्षिक के अलावा जो गैर शैक्षिक कार्य है उनमें जो है वो सहभागिता लेता है, तो उसका जो है प्रतिभाशाली होने से कोई प्रमाण नहीं मिलता। उच्च बुद्धि लब्धि जो है इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि बात जो है यहाँ प्रतिभाशाली की हो रही है और प्रतिभाशाली मतलब 140 प्लस बुद्धि लब्धि, तो यहाँ बात ही बुद्धि लब्धि की हो रही है, तो उत्तर भी क्या होगा? बुद्धि लब्धि होगा। थोड़ा सा आराम से सोचोगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। सामान्य से अधिक लंबाई चौड़ाई का कोई है ही नहीं, सभी के साथ सहयोगात्मक व्यवहार प्रतिभाशाली होने का कोई जरूरी नहीं होता। तो पहले और दूसरे में कंफ्यूज हो सकते थे आप। तो यहाँ पर बात ये आ रही है कि प्रतिभाशाली बालक, और प्रतिभाशाली बालक मतलब 140 प्लस बुद्धि लब्धि, तो बात यहाँ पर सिर्फ बुद्धि लब्धि पर ही आकर रुकती है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बुद्धि लब्धि। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। 94 में देखो निम्न में ये क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं अलग अलग टाइप से। निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्तिगत भिन्नता का आधार है? बात क्या हो रही है? मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्तिगत भिन्नता का कारण आधार। तो आर्थिक क्या मनोवैज्ञानिक होता है? देखो भिन्नता के तो ये सारे कारण है, व्यक्तिगत भिन्नता के तो ये सारे कारण है, लेकिन बात यहाँ मनोवैज्ञानिक रूप से हो रही है। मनोवैज्ञानिक मतलब एक प्रकार से क्या हो गया? बुद्धि शरीर मस्तिष्क से संबंधित, बुद्धि मस्तिष्क से संबंधित। तो यहाँ देखो आर्थिक क्या बुद्धि से संबंधित है? बिल्कुल नहीं। जातिगत भिन्नता क्या बुद्धि से संबंधित है? बिल्कुल नहीं। धार्मिक भिन्नता क्या बुद्धि से संबंधित है? बिल्कुल नहीं। तो उत्तर क्या होगा? बौद्धिक भिन्नता। जो बौद्धिक भिन्नता वो क्या है? मनोवैज्ञानिक कारण है। ठीक है, कारण तो चारों ही है। ठीक है, आर्थिक आधार पर भी व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। अमीर व्यक्ति अलग टाइप के जीवन जीते हैं और जो है गरीब व्यक्ति या मध्यम वर्ग के जो है अलग टाइप से जीते हैं। जातिगत जातियों के हिसाब से भी भिन्नता पाई जाती है, ये भी ध्यान रखना। हर जाति के व्यक्ति की अलग विशेषताएं होती है। धार्मिक आधार पर आपको पता है कि भिन्नता पाई जाती है। तो ये सारे भिन्नता के कारण होते हैं, लेकिन बात यहाँ मनोवैज्ञानिक कारण की होती है। मनोवैज्ञानिक मतलब बुद्धि या मस्तिष्क से संबंधित कारण, तो वो आपका बौद्धिक भिन्नता। ठीक है, सबकी बुद्धि लब्धि अलग अलग होती है, ये भी एक व्यक्ति की भिन्नता का कारण होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। 95 क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी वस्तु घटना पर ध्यान देने और उसे पसंद करने का गुण, किसी वस्तु घटना पर ध्यान देने और उसे पसंद करने का गुण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका अभिरुचि, ऑप्शन नंबर 1। अब जो है बाकी तीन को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले देखो किसी वस्तु घटना पर ध्यान देने और उसे पसंद करने का गुण कहलाता है, आपकी रुचि होगी तभी तो आप पसंद करोगे। ठीक है, फिर आती है बात अभिवर्ती की। किसकी बात आती है? अभिवर्ती की। तो अभिवर्ती क्या होती है? ये आपका जो है ना किसी वस्तु या घटना के प्रति जो है ना, वस्तु या घटना के प्रति नकारात्मक या सकारात्मक, नकारात्मक या सकारात्मक या सकारात्मक भाव, सकारात्मक भाव, सकारात्मक भाव। ठीक है, ये तो आता है पसंद करने का गुण, कौन सा? अभिरुचि। और अभिवर्ती क्या होती है? किसी वस्तु या घटना के प्रति नकारात्मक या सकारात्मकता का भाव होता है। ठीक है, ध्यान रखना। अभिक्षमता, अभिक्षमता क्या होता है? किसी खास कार्य को करने की क्षमता, खास कार्य को करने की क्षमता, ये होती है आपकी अभिक्षमता। सृजनात्मकता अपन जानते हैं कि किसी जो है खराब वस्तु से अच्छी वस्तु जो है उपयोगी वस्तु बनाना, और ये अपसारी चिंतन पर निर्भर करती है। ये बात भी अपन देख चुके बार बार, अपसारी चिंतन पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। 96 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं अभिक्षमता के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखो अभी ऊपर अभिक्षमता ही और वापस आ गया कि निम्न में से कौन सा कथन अभिक्षमता के लिए सही नहीं है। ये भावात्मक पक्ष से संबंधित है। तो अभी ऊपर हम क्या पढ़ कर आए कि अभिक्षमता क्या होती है? खास कार्य को करने की क्षमता, खास कार्य को करने की क्या होती है? क्षमता होती है। तो खास कार्य को करने की क्षमता मतलब हो गया एक प्रकार से शरीर से संबंधित है, शारीरिक है, एक प्रकार से क्या है? शारीरिक है, ना कि भावात्मक। भावात्मक क्या होते हैं? भावात्मक होते हैं जैसे अपन मान लो कि रुचि हुई, ठीक है, क्या हुई? रुचि हुई, ये क्या होती है? भावात्मक होती है। जिज्ञासा हुई, ये भी क्या होती है? भावात्मक होती है। लेकिन जो आपकी जो है अभिक्षमता क्या होती है? किसी खास कार्य को करने की क्षमता, जो एक प्रकार से शारीरिक है, तो ये भावात्मक पक्ष से संबंधित तो हो ही नहीं सकती। तो यही क्या हो गया? इसका उत्तर हो गया ये भावात्मक नहीं होती, शारीरिक रूप से होती है, मनोगत्यात्मक होती है। ये क्या होती है? मनोगत्यात्मक। शारीरिक को अगर जो है हम साइकोलॉजी की भाषा में बोलें तो ये मनोगत्यात्मक होती है।
क्या होती है, मनोगत्यात्मक। ठीक है, और ये एक जन्मजात गुण है, तो बिल्कुल ये भी आपको विक्षमता के बारे में ध्यान रखना है, एक जन्मजात है, ये एक विशिष्ट योग्यता है, बिल्कुल है, और ये भावी सफलता की ओर जो है संकेत करती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन ये क्या है, भावात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है, ये मनोगत्यात्मक है, शारीरिक पक्ष से संबंधित है, और ये सबसे मेन है, ये जन्मजात होती है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो देखो अब देखो ये क्वेश्चन और एक सीख देगा आपको कि शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। कथन तो चारों ही सही है, कथन तो चारों ही सही है, लेकिन सर्वाधिक उपयुक्त पूछा है। बात यहाँ शिक्षा मनोविज्ञान की हो रही है, ना कि मनोविज्ञान की। तो सर्वाधिक उपयुक्त कथन कौन सा होगा, चलो देखते हैं। सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान अधिगमकर्ता के व्यवहार के साथ कार्य करता है, तो बात तो सही है, लेकिन देखते हैं क्या इससे भी अच्छा कुछ मिलता है। फिर शिक्षा मनोविज्ञान बालक की बुद्धि एवं विकास का अध्ययन करता है, ये भी बात जो है बिल्कुल सही है, लेकिन क्या पूरा प्रॉपर बात है, देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के अधिगम अनुभवों की व्याख्या करता है, तो ये भी करता है, लेकिन क्या ये सर्वाधिक उपयुक्त है। फिर शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक आयामों का अध्ययन करता है। बात यहाँ शिक्षा मनोविज्ञान की है, तो क्या होगा, जो शैक्षिक परिस्थितियां हैं उनमें ही वो क्या होगा, जो है आयामों का अध्ययन करेगा। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि है तो चारों ही सही, लेकिन सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है, 4, कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक जो परिस्थितियां हैं उसके जो है मनोवैज्ञानिक आयामों का अध्ययन करती है। ऑप्शन 4 जो है सही हो जाएगा, और इसको ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को दर्शाने वाला सर्वाधिक सही उत्तर कौन सा है। सर्वाधिक सही जो उत्तर है शिक्षा मनोविज्ञान का वो है कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, एक अनुप्रयुक्त विज्ञान है, अप्लाइड साइकोलॉजी है। ये क्या है, अप्लाइड साइकोलॉजी, अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान। तो ये ध्यान रखना, जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो क्या है, अनुप्रयुक्त या फिर अप्लाइड साइकोलॉजी है, या अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान है। तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 99, व्यवहार में डैश परिवर्तन वृद्धि होती है, तो अपने को पता है वृद्धि क्या होती है, मात्रात्मक होती है। तो उत्तर क्या हो गया, मात्रात्मक परिवर्तन। ठीक है, व्यवहार में अगर मात्रात्मक, आपके शरीर की जो है वजन बढ़ रहा है, ठीक है, तो वो भी क्या है, आपका वृद्धि है। आपके शरीर का आकार बढ़ रहा है, वो भी वृद्धि है, तो मात्रात्मक है ना, ये तौल सकते हैं, माप सकते हैं, वो होती है मात्रात्मक। तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 और लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का। उसके बाद जो हम 2022 के जो सामान्य शिक्षा के पेपर हुए थे ना 4, उनके साइकोलॉजी के क्वेश्चन देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो अनसब्सक्राइब वाले हैं ना, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, नॉन सब्सक्राइबर, वो सब्सक्राइबर बटन प्रेस करें हर एक व्यू पर, और जो आपके जो सब्सक्राइबर हैं वो एक बार लाइक बटन को जरूर प्रेस करें। तो सबसे पहला है कि वृद्धि के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है। तो वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन है, तो बिल्कुल है, अपन बात कर चुके ऊपर ही कि वृद्धि क्या है, मात्रात्मक है। फिर वृद्धि के कारण कार्य क्षमता में परिवर्तन होता है, तो वृद्धि के कारण जो है कार्य क्षमता में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, फिर वृद्धि परिपक्वता के बाद रुक जाती है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। वृद्धि क्या होती है, परिपक्वता के बाद में रुक जाती है। फिर सामान्यतः वृद्धि विकास में योगदान देती है, पर हमेशा नहीं। बिल्कुल वृद्धि जो है ना वो विकास का ही एक हिस्सा है, लेकिन हमेशा हो ये जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर जो है कुल मिला के जो है ना ये चारों सही लग रहे हैं, लेकिन जो इसकी फाइनल आंसर की अभी तक आई नहीं है। और यहाँ पर जो सही माना है ना आरपीएससी ने, वो माना है कि दूसरा, मतलब ये तथ्य गलत माना है इन्होंने, सही यहाँ पर सही नहीं पूछा है। तो वृद्धि के कारण कार्य क्षमता में परिवर्तन होता है, तो मेरा तो मानना है कि वृद्धि के कारण कार्य क्षमता में परिवर्तन जरूर होता है, लेकिन आरपीएससी ने ये उत्तर माना है, तो ये क्वेश्चन शायद डिलीट होने के चांस बनते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि फाइनल आंसर की अभी तक आई नहीं है इसकी। तो कुल मिला के जो है इस क्वेश्चन को आप छोड़ दें, बाकी आप क्वेश्चन सारे देख चुके। तो धन्यवाद, बन रहे जीवा स्टडी के साथ। अगर इस क्वेश्चन में आपको कुछ पता हो तो आप जरूर कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद।